ला 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 ला। फ्लैशबैक फ्राइडे के इस पहले एपिसोड में आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी की लिखी हुई भेड़े और भेड़िए। परसाई जी अधिकतर तौर पर अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। कब, कौन सा क्लास, ये सब याद नहीं है, मगर ये जरूर याद है कि जिस दिन टीचर ने क्लास में ये पाठ पढ़ाया यानी कि ये कहानी सुनाई, अरे बहुत मजा आया। तो सोचा कि भाई क्यों ना इसी को सुना दिया जाए। मगर फिर सोचा कि भाई ये इतनी पुरानी कहानी, यानी कि इतने पुराने समय में लिखी गई कहानी और फिर इतने पहले पढ़ी गई कहानी को अगर आज सुनाएंगे तो भाई क्या ये कहानी समाज, समय इत्यादि इत्यादि की जो कसौटियां हैं उन पर खरी उतरेगी भी कि नहीं? मालूम चला साहब, खरी क्या खूब खरी उतरेगी। अरे 100% खरी। तो बस सुना डाली। अब आप भी इस कहानी को गौर तलब तरीके से सुनिएगा और ध्यान से सुनते हुए ये सोचिएगा कि कहीं आपके इर्द गिर्द भेड़े और भेड़िए तो नहीं, और अगर हैं तो भैया कौन है। और एक बात बता दूं मैं, इस कहानी के तमाम पात्र जानवर और काल्पनिक हैं। मतलब इस कहानी में जो पात्र हैं उनका किसी भी व्यक्ति विशेष, जीवित या मृत, उनसे भैया कोई लेना देना नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगा कि कोई भी पात्र जो है किसी व्यक्ति विशेष, जीवित या मृत से ताल्लुक रखता है, तो आप गलत हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपका वहम है। तो आओ सुनो कहानी। आओ सुनो कहानी। वसुंधरा और मैं बहुत समय से ये प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे थे क्योंकि हम दोनों को ही कहानियां पढ़ने, सुनने और सुनाने में बहुत मजा आता है। और यही नहीं, हमको हिंदी भाषा से भी खास लगाव है। जो कहानियां हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो हर एक उम्र के लोग सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। कहानी सुनाने के पहले हम आपको एक प्यारी सी कविता सुनाना चाहेंगे जिसे सफदर हाशमी साहब ने लिखा है। सफदर हाशमी एक जाने माने लेखक, परफॉर्मर और एक्टिविस्ट थे और सबसे बड़ी बात है कि वो एक बहुत ही कंपैशनेट और सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग थे। तो सुनिए उनकी लिखी ये कविता। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियां चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान का भंडार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है भेड़े और भेड़िया। कहानी के लेखक है हरिशंकर परसाई। परसाई जी अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आओ सुनो कहानी भेड़े और भेड़िया। एक बार वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था की अपनानी चाहिए। और एक मत होकर सबने तय किया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि का और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं
उसमें भेड़ें बहुत थी, निहायत नेक, ईमानदार, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक फूंक फूंक कर खाता है। भेड़ों ने सोचा, अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवा देंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए न मारे, सब जिए और जीने दें। शांति, स्नेह और बंधुत्व पर, सहयोग पर समाज आधारित हो। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब तो संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे, अरे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठा जाता। एक दिन बूढ़े भेड़िए से सियार ने कहा, मालिक, आजकल आप बड़ी उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास ना ये 2-4 सियार घुमा करते हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेते हैं, तब ये सियार हड्डी में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़ियों के आसपास दुम हिलाते चलते हैं और उसकी सेवा करते हैं, और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्ला चिल्ला कर उसकी जय बोलते हैं। तो बूढ़े सियार ने गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों? वह सियार शायद कुछ कविता करना जानता हो, या क्या पता उसने किसी और की उक्ति को अपना बनाकर कह दिया हो। खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज्य तो अब गया। सियार ने दांत निपोरकर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं। हम तो कोई सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं, आप ही के गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब ऐसा समय आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर ना हो गया होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े ही गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहां से भागने के सिवा और कोई चारा तो बचा नहीं, पर जाएं तो जाएं कहां? सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहां भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि वहां भी हमें कोई नहीं पूछता। सियार फिर बोला, इस बार थोड़ा सोचकर, तो अजायब घर चले जाइए मालिक। भेड़िया फिर बोला, अरे वहां भी जगह नहीं है, सुना नहीं है, वहां तो अब आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की और नीचे के होठों को ऊपर के दांतों से ऐसे दबाया कि एक टक आकाश की ओर देखने लगा, जैसे विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हो। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया सरदार, सब समझ में आ गया। मालिक, अगर पंचायत में आपकी भेड़िया जाति को बहुमत मिल जाए तो? भेड़िया चिढ़कर बोला, कहां की आसमानी बातें करते हो? अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़ों तथा अन्य पशुओं की 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? अरे कहीं जिंदगी भी अपने आप को मौत को सौंप देती है क्या? मगर हां, अगर ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरदार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे ही दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से एक को पीले रंग में रंग दिया, दूसरे को नीले और तीसरे को हरे में। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार हैं। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन?
ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल लेने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है सियार। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला। मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, मुंह में घास के तिनके खोस दिए और बोला, अब पूरे संत बन गए हैं आप, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों से ऊपर मत देखना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना भी मत, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी और वहां बहुत सी सुंदर सुंदर कोमल मुलायम भेड़ें होंगी, तो कहीं किसी पर टूट मत पड़ना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे भाई? बूढ़ा सियार फिर बोला, ये बड़े काम के हैं सरदार, उसका सारा प्रचार जो चुनाव आप लड़ेंगे यही तो करेंगे। इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे और इन्हीं के बल पर जीतेंगे भी। यह पीला वाला जो है सियार, वो बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है और लेखक भी। और नीला सियार वो पत्रकार है। यह हरा वाला धर्मगुरु है। अब चलिए। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों तो। बात काटकर सियार बोला, हाँ हाँ, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत करिए। और वे चल दिए। आगे आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके खोसे हुए। धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सर झुकाए, विनय की मूर्ति। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठा थीं, क्योंकि उस संत के दर्शन उनको करने थे जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने पहले से ही फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने भी एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले ही यहां वहां बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तित हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास ही खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में समर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी के रोम तक को नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनकी याद करके कभी कभी भेड़िए संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पे किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जो झुका है, सो झुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ का बच्चे के पांव में कांटा लग गया, तो भेड़िए संत ने उसे दांतों से निकाला, दांतों से। उनके घर के पास जो हड्डियों का ढेर है ना, उसके दान की घोषणा उन्होंने आज सुबह ही की है। अब तो वह सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय ना करें, उन्हें अपना भाई समझें। बोलो सब मिलकर संत भेड़िए महाराज की जय। भेड़िए जी अभी तक अपनी गर्दन उसी तरह झुकाए विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच बीच में कभी सामने की ओर बैठी भेड़ों को देखते और टपकती हुई लार को घुटक लेते। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना अवश्य करता, पर क्या करूं, प्रेमवश उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए,
आप इन्हें पहचान पाए? नहीं पहचान पाए होंगे। पहचानेंगे भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो है नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले वाले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता और स्वर्ग के पत्रकार हैं, और ये हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ जी कविराज। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवाय और कुछ तो आता था नहीं। हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना कर दिया और चतुराई से बात को यह कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझ में आया आप लोगों को? कैसे समझ में आएगा? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो कवि काहे का? उनकी कविता में तो शाश्वत का स्वर फूट रहा है। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करता है और रात्रि को आप ही की ज्योति तो है जो लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम हो। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए उनके हाथों में अपने हितों को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। वे तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़ में भेड़िए, देखो कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया, वो तो व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वो भेड़ों को खाता है, इसको खाता है, उसको खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर छोड़ जाते हैं। ये व्यर्थ बदनाम हो गए। पर तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो श्री संत भेड़िए की जय। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने कहा, जो यहां त्याग करेगा वह उस श्लोक में पाएगा, जो यहां दुख भोगेगा वह वहां सुख पाएगा, जो यहां राजा बनाएगा वो वहां राजा बनेगा, जो यहां वोट देगा वो वहां वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये एक भेड़िए की कहानी नहीं थी, सभी भेड़ियों की कथा है। सब जगह इसी प्रकार प्रचार और प्रसार किया गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक हो ही नहीं सकता। और जब पंचायत का चुनाव आया तो भेड़ों ने अपने हित की रक्षा के लिए भेड़िए को चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए सभी भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून ये बनाया, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम मेमना दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, और शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए।